दोस्तों आज शायद हमारी भारत की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी दे दी जाएगी और नर्स निमिषा प्रिया सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगी। दोस्तों निमिषा प्रिया को फांसी होने का मूल कारण है यमन का शरिया कानून। दोस्तों आखिर क्या है नर्स निमिषा प्रिया मामला जो पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत इस पर कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों भारत में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाइयाँ चली। दोस्तों आज मैं बहुत ही विस्तार से निमिषा प्रिया मामला को बताऊंगा। बहुत ही दुखी होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों एक ज़िंदगी हंसती खेलती ज़िंदगी हमारे बीच नहीं रहेगी। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मूल मकसद ये है कि हमारे देश से बहुत लोग विदेशों में जाते हैं नौकरी करने और पैसा कमाने, और मुस्लिम कंट्री में भी जाते हैं। और दोस्तों मुस्लिम कंट्री का सबसे बड़ा फैक्टर है शरिया कानून। और शरिया कानून इतना हार्ड है, इतना कड़ा है दोस्तों, जिसका जीता जागता नमूना नर्स निमिषा प्रिया है, जिसको आज शायद फांसी हो जाएगी। दोस्तों मैं विस्तार से बता रहा हूँ आखिर मामला क्या है, क्यों फांसी हो रहा है, क्यों गई वहाँ पर, यमन में क्या कर रही थी, सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों बस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक नाम याद रखिएगा। दोस्तों निमिषा प्रिया केरल के पकड़ जिले की रहने वाली है और बचपन से इसका सपना था नर्स बनना। और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती है इसका सपना और चढ़ चढ़ के बोलता है। और आखिरकार दोस्तों निमिषा प्रिया एक बहुत ही अच्छी नर्स बन जाती है। नर्स बनने के बाद दोस्तों वो अपने केरल में, अपने भारत में और इसके साथ साथ विदेशों में भी कई फॉर्म भरे नर्स की नौकरी के लिए। और दोस्तों केरल में उसे एक जगह नर्स की नौकरी मिल जाती है और तभी विदेशों से भी एक पत्र आता है यमन से, वहाँ भी उसे नर्स की नौकरी दिया जा रहा है। अब दोस्तों निमिषा प्रिया सोच में पड़ जाती है कि केरल में नर्स की नौकरी करें या यमन में नर्स की नौकरी करें। जब घर वाले उसके बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और केरल का पेमेंट और यमन का पेमेंट दोनों में तुलना की जाती है, तो दोस्तों हर चीज़ में यमन बेहतर था। पेमेंट भी ज़्यादा था, फैसिलिटी भी ज़्यादा था। फिर क्या था दोस्तों, केरल के नर्स से वो इस्तीफा दे देती है और चली जाती है 2008 में यमन। वहाँ नर्स की नौकरी करने लगती है एक हॉस्पिटल में। दोस्तों बहुत ही शानदार ज़िंदगी चल रही थी, बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, बहुत बढ़िया नाम भी कमा रही थी। निमिषा प्रिया बहुत ही अच्छी नर्स थी। मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा उन्नत नहीं है, वहाँ अभी भी नीम हकीम खतरे जाने वाली कहानी है। और वहाँ निमिषा प्रिया छा जाती है, एक अच्छे डॉक्टरनी और एक नर्स के रूप में वहाँ छा जाती है। लोग उसे वहाँ पसंद करने लगते हैं। दोस्तों कुछ ही दिन बाद वो भारत आती है और भारत में खुशी खुशी उसकी शादी होती है। उसका पति का नाम था टोनी थॉमस और टोनी थॉमस नामक व्यक्ति से वो शादी कर लेती है। दोस्तों वो कुछ दिन के लिए ही भारत आई थी, अब उसे यमन फिर से वापस जाना था। अब वो यमन जाने की तैयारी करने लगती है। दोस्तों नई नई शादी हुई थी, कोई भी पति पत्नी चाहता है कि साथ रहें। दोस्तों उसका पति टोनी थॉमस भी बोलता है कि प्रिया मैं भी तुम्हारे साथ यमन चलूँगा, मैं भी कोई न कोई छोटा मोटा वहाँ नौकरी देख लूँगा। दोस्तों फिर क्या था, परिवार की सहमति बनती है और निमिषा प्रिया अपने पति टोनी थॉमस के साथ यमन आ जाती है। निमिषा प्रिया का एक अच्छा दोस्त था यन्नान, जो कि उसके साथ वहीं पर हॉस्पिटल में काम किया करता था। जब वो यन्नान को सारी बात बताती है कि मेरा पति टोनी थॉमस भी यमन आया हुआ है और कोई नौकरी की तलाश में है, दोस्तों यन्नान अपने दोस्तों से मदद मांगता है और उसे एक सहायक इलेक्ट्रीशियन की नौकरी दिलवा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ कमी ये थी कि इलेक्ट्रीशियन में बहुत कम पेमेंट था। फिर भी दोनों हंसी खुशी बहुत अच्छा से गुजारा कर रहे थे। अब दोस्तों इस कहानी में 3-4 टर्निंग मोड़ आते हैं। दोस्तों एक एक टर्निंग मोड़ सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट है। अब दोस्तों पहला टर्निंग पॉइंट आता है, निमिषा का एक बच्चा हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, उसका बड़े ही यत्न से लालन पालन करते हैं। लेकिन बच्चा हो जाने के बाद उसका खर्च बढ़ जाता है और यमन जैसे देश में दोस्तों ये खर्च पूरा नहीं पड़ता है। इधर उसका पति टोनी थॉमस एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी बीच उसकी दोस्ती एक शख्स से होती है, उसका नाम था तलाल हब्दो मेहंदी। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मामला कुछ ही दिन चलता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसका खर्च भी बढ़ने लगता है। अब घर में थोड़ा सा आर्थिक तंगी होने लगा था। अब पति पत्नी दोनों विचार विमर्श करते हैं कि अब भारत वापस चला जाए और टोनी थॉमस अपने बेटे को लेकर वापस केरल आ जाता है। और निमिषा उसे ये आश्वासन देती है कि तुम केरल पहुँचो, थोड़े दिन में मैं सब कुछ यहाँ से समेट क्लोज करके वापस केरल आ जाऊँगी। उसका पति वहाँ से बच्चे को लेकर केरल आ जाता है। अब दोस्तों दूसरा टर्निंग पॉइंट ये आ जाता है। दोस्तों निमिषा प्रिया का जो दोस्त था हन्नान, निमिषा प्रिया को एक दिन सलाह देता है कि निमिषा तुम यहाँ फेमस नर्स बन चुकी हो, तुम्हें लोग डॉक्टरनी मानते हैं,
क्यों ना हम लोग ये नौकरी छोड़ दें और अपना एक हॉस्पिटल खोल लें। उसमें बहुत ज़्यादा इनकम होगा, बहुत ज़्यादा कमाई होगी। क्योंकि निम्सा प्रिया जहाँ रहती थी उस एरिया में उसका काफ़ी रोब, काफ़ी दबदबा था। वो भी तैयार हो जाती है और हॉस्पिटल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यमन का जो कानून है वहाँ ऐसा है कि वहाँ के जो नागरिक है वही हॉस्पिटल खोल सकता है, आप बस उसका पार्टनर रह सकते हैं। अब निम्सा के दोस्त हनान और निम्सा दोनों मिलकर अपने पति से बात करती है। अब बोलती है मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है, हमारा कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर तुम्हें मैं वापस यहाँ बुला लूँगी और हम लोग सुखीपूर्वक रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए यहाँ का नागरिकता लेना पड़ेगा, और नागरिकता तभी मिलती है जब हम किसी से शादी कर लें, चाहे वो शादी झूठ मूठ का ही क्यों ना हो, कागजों का क्यों ना हो। उसका पति बोलता है ठीक है, मेरा एक दोस्त है तलाल हब्दो मेहंदी, तुम मुझसे झूठा मूठा का शादी कर लो कागजों में, वो तुम्हारी मदद करेगा। अब दोस्तों फिर क्या था, तलाल हब्दो मेहंदी से बात की जाती है, वो 50-50 के पार्टनरशिप पर तैयार हो जाता है और झूठा मूठा शादी कोर्ट में कर लेता है। अब कोर्ट के मुताबिक, कागज के मुताबिक तलाल हब्दो मेहंदी की पत्नी थी निम्सा प्रिया। अब दोस्तों हॉस्पिटल खोला जाता है, निम्सा प्रिया के पति, उसके घर वाले, उसके मायके वाले सब उसकी मदद करते हैं। लगभग 50 लाख रुपए की राशि की मदद किया जाता है और उधर तलाल हब्दो मेहंदी भी अपना पैसा लगाता है और दोनों मिलकर एक शानदार हॉस्पिटल खोल लेते हैं। और दोस्तों फिर क्या था, देखते ही देखते हॉस्पिटल चल निकलता है, आय काफ़ी बढ़ जाती है। अब तलाल हब्दो मेहंदी सोचने लगता है कि निम्सा अगर यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो निम्सा की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि निम्सा वहाँ की फेमस डॉक्टरनी बन चुकी थी। अब तलाल हब्दो मेहंदी उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है। उसके बाद उसके ऊपर दबाव डालने लगता है नैतिक अनैतिक रूप से कि पत्नी वाला काम करे। निम्सा प्रिया बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकती। लेकिन तलाल हब्दो मेहंदी उसके ऊपर हमेशा दबाव बनाता है, जगह जगह यहाँ वहाँ कहीं भी उसको बदनाम करने की कोशिश करता है कि ये मेरी पत्नी है और मुझे छोड़कर कभी भारत नहीं जाएगी, और ये देखो पासपोर्ट, इसका पासपोर्ट मेरे पास है, अब ये सदा के लिए यमन में ही रहेगी। और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसको यातनाएं देता है, परेशान करता है। दोस्तों निम्सा प्रिया इसमें तंग हो जाती है और थक जाती है और एक दिन अपने दोस्त हन्नान को सारी बात बताती है कि हन्नान, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हूँ। मेरा कागजों का पति तलाल हब्दो मेहंदी अब बहुत लालची हो चुका है और मेरे ऊपर अनैतिक काम करने का दबाव बना रहा है, अब मैं क्या करूं। हन्नान उसे सलाह देता है कि तुम पुलिस में जाओ, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, यहाँ शरिया कानून चलता है, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता है। दोस्तों फिर क्या था, निम्सा चली जाती है पुलिस के पास, वहाँ जाकर सारी बात बताती है कि मेरे साथ तलाल हब्दो मेहंदी ऐसे ऐसे करता है, मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया है और मुझे परेशान करता है। दोस्तों वहाँ की पुलिस तत्काल तलाल हब्दो मेहंदी को गिरफ्तार कर लेती है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है और कोर्ट के द्वारा, शरिया कानून के द्वारा उसे 1 साल का सज़ा हो जाता है। अब दोस्तों 1 साल का सज़ा हो चुका था, अब यहाँ शुरू हो जाता है टर्निंग पॉइंट 2। अब यहाँ गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी, 2014 का वक्त आ चुका था। हुती विद्रोही यमन में विद्रोह कर रहे थे और यहाँ पर गृह युद्ध बहुत भयंकर चलने लगता है। सभी देश अपने अपने नागरिक को वहाँ से उठाना शुरू कर दिए और भारत भी अपने नागरिक को यमन से निकालने लगे और भारत में ये घोषित कर दिया गया कोई भी व्यक्ति यमन नहीं जाएगा और यमन में जो भी फंसे थे भारत सरकार अपने प्रयास से उसे वापस बुलाने लगी। मोदी जी का राज था, फटाफट सारी कार्रवाई होगी और यमन से लगभग 4,500 भारतीयों को बाहर निकाला गया, लेकिन रह गई निम्सा प्रिया। क्यों रह गई दोस्तों? क्योंकि इसके पति, जो कागजों का पति था तलाल हब्दो मेहंदी, उसे 1 साल का जेल हुआ था, 1 साल की सज़ा हुई थी। अब वो जेल में था और जेल में था तो पासपोर्ट उसने जब्त कर रखा था। अब निम्सा प्रिया को पासपोर्ट मिल नहीं रहा था, अब वो भारत आए कैसे? दोस्तों वहाँ से सभी लोग आ गए, लेकिन निम्सा प्रिया यमन में ही रह गई। 1 साल बीतता है दोस्तों, वक्त आता है 2015 का। तलाल हब्दो मेहंदी जेल से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो काफ़ी क्रूर हो चुका था और बदले की आग में, बदले की भावना में वो जल रहा था। अब उसे हर हाल में निम्सा प्रिया से बदला लेना था, क्योंकि उसके वजह से ही वो जेल काटा और जेल में उसे काफ़ी यातनाएं मिली थी। वो काफ़ी बीमार भी हो चुका था और शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और काफ़ी गुस्से में था। अब वो निकलते ही निम्सा प्रिया से मिलता है और सीधा ऐलान करता है कि तुम्हें पासपोर्ट ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तुम अब यमन में ही सड़ोगी, यहीं मरोगी। दोस्तों ये सुनकर निम्सा प्रिया काफ़ी दुखी होती है, अपने पति को सारी बात बताती है और अपने दोस्त हन्नान को भी बताती है। दोस्तों कुछ दिन के बाद हन्नान उसे बताता है तलाल हब्दो मेहंदी काफ़ी बीमार है और उसका इलाज चल रहा है और उसे एक डॉक्टर हमेशा सुई देने आता है, क्यों ना हम लोग
उसे सुई के बहाने बेहोशी का इंजेक्शन दे दें। तुम तो डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें तो सब पता है कि कौन सी दवा कितना डोज देना है कि आदमी बेहोश हो जाए। तुम उसे बेहोश कर दो, उसे घर में तो कोई है नहीं देखने वाला, और हम लोग पासपोर्ट तलाश कर लेंगे। तुम फटाफट वहाँ से भारत आ जाना फ्लाइट पकड़ के, अब बाद में जो हॉस्पिटल है उसे बेच दिया जाएगा, और तुम्हारे हिस्से में जो धनराशि आएगी हम तुम्हें इंडिया ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे बेच देंगे। दोस्तों हन्नान का ये बात पर निमिषा प्रिया विश्वास कर लेती है। लेकिन दोस्तों हन्नान भी तो यमन का ही था, और वो भी पैसे का लालची था। वो तिगड़म इसलिए लगा रहा था ताकि निमिषा प्रिया कोई नैतिक काम करे और फंस जाए। अगर नहीं भी फंसी, अगर भारत लौट भी गई तो दोबारा थोड़े आएगी यमन। उसकी सारी संपत्ति पर ऐश किया जाएगा, राज किया जाएगा। एक चक्कर में था हन्नान, इसकी बातों में आ जाती है निमिषा प्रिया। और दोस्तों हन्नान और निमिषा प्रिया जाते हैं तलाल हब्दो मेहंदी के पास और उसे मीठे मीठे सब जबान में फंसाते हैं। निमिषा बोलती है, तलाल जो हो गया सो हो गया, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं भी गुस्से में आ गई थी, तुम भी हमें उल्टा पुल्टा बोलते थे, इसका गुस्सा मुझे था। चलो जो हुआ सो हुआ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब से हमारा संबंध पहले जैसा है, हम लोग अच्छे से पार्टनरशिप में रहेंगे और अच्छा कमाई करेंगे। हन्नान भी उसके बीच बचाव करता है। हन्नान भी बोलता है कि प्रिया अब सुधर गई है, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलती, इसे बहुत पछतावा है, तुम्हारे जेल जाने के बाद ये काफ़ी दुखी थी। दोस्तों इन दोनों की मीठी मीठी बातों में तलाल हब्दो मेहंदी आ जाता है। उसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है प्रिया के द्वारा। जो निमिषा प्रिया थी अब उसका ट्रीटमेंट करने लगती है और इसे तैयार हो जाता है इंजेक्शन लेने के लिए। अब निमिषा प्रिया तो पहले से तैयार थी, उसके इंजेक्शन में बेहोशी का इंजेक्शन वो मिला देती है और वो मिलावट वाला इंजेक्शन को लगा देती है तलाल हब्दो मेहंदी को। दोस्तों अब ड्रग्स का ओवरडोज हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले का इंजेक्शन था, ऊपर से बेहोशी का इंजेक्शन। दोस्तों दोनों मिलकर वो रिएक्शन कर जाता है, ओवरडोज हो जाता है और तलाल हब्दो मेहंदी मर जाता है। दोस्तों ये देखकर हन्नान तो मन ही मन खुश हो गया था कि अब तो प्रिया गई, अब सारा संपत्ति इसका, और तलाल हब्दो मेहंदी जो कि 50% का पार्टनर था वो भी मर चुका है, अब सारा कांटा निकल चुका है। हन्नान मन ही मन खुश हो रहा था कि अब सारा राज मेरा चलेगा, खूब कमाई करूँगा। लेकिन दोस्तों निमिषा प्रिया का अंतरात्मा धिक्कारने लगता है। वो बोलती नहीं, मैं पुलिस में जाऊँगी और सारी सच्चाई बताऊँगी, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ इसे बेहोश करना चाहती थी ताकि मुझे पासपोर्ट लेना है। दोस्तों एक दो वीडियो आपने देखा हुआ यूट्यूब पर, उसमें ये भी बताया गया है कि उसका कत्ल कर देती है, उसे टुकड़े टुकड़े करती है, वाटर टैंक में डालती है। दोस्तों ये सब बात नहीं है। निमिषा प्रिया काफ़ी अच्छी लड़की थी, उसका अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा था कि इसको इस स्थिति में छोड़ा जाए। दोस्तों वो हन्नान के समझाने के बावजूद, हन्नान उसे बार बार समझाता है कि पुलिस में मत जाओ, लेकिन फिर भी वो पुलिस में चली जाती है, जबकि उसका पासपोर्ट मिल चुका था। और हन्नान ये चाहता था कि निमिषा प्रिया फ्लाइट पकड़ के इंडिया चली जाए, लेकिन वो इंडिया नहीं आती है, वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर सारी सच्चाई बता देती है, किसने मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया था, यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए हम दोनों की शादी हुई थी, सिर्फ कागजों में हुई थी, मैं पहले से शादीशुदा थी। लेकिन पुलिस ये सब बात नहीं सुनती है। वो कई बार समझाने की कोशिश करती है कि मैंने इसे सिर्फ बेहोश करना था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों उसके ऊपर मुकदमा चलता है और वहाँ का लोअर कोर्ट उसे फांसी की सज़ा दे देता है। और जो हन्नान था, जो मनी मन खुश हो रहा था कि प्रिया फंस गई, दोस्तों ये भी हन्नान भी फंस जाता है। और हन्नान को वहाँ का नागरिक होने की वजह से, हन्नान तो यमन का नागरिक था और नागरिक होने की वजह से उसे उम्र कैद मिलती है। अब हन्नान का भी सारा सपना टूट जाता है। अब दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ट्रायल पर ट्रायल चलता है, जैसे भारत में चलता है। जो दोस्तों ये जो वक्त था 2017 का वक्त था जब उसकी हत्या की थी। अब ट्रायल चलते चलते 2020 का वक्त आ जाता है। 3 साल ट्रायल चलते हैं और मामला चला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। वहाँ भी निमिषा प्रिया की फांसी बरकरार रखी जाती है और हन्नान का उम्र कैद बरकरार रखा जाता है। अब दोस्तों निमिषा प्रिया और उसके परिवार वाले बहुत कोशिश के बाद यमन के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं। वक्त आ जाता है 2023 का। सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई चलती है और वहाँ भी निमिषा प्रिया की फांसी बरकरार रखी जाती है और हन्नान की उम्र कैद। अब दोस्तों यमन का सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को फांसी का दिन डिक्लेयर किया था। अब उसके परिवार वाले भारत में रिक्वेस्ट करना शुरू करते हैं मोदी सरकार से, केरल सरकार से, बहुत सारी बातें होती है। दोस्तों भारत सरकार भी हाथों हाथ एक्शन लेती है। अब इस मुकदमा का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगता है कि भैया कोई रास्ता है, कोई निकालने का उपाय है। उधर केरल सरकार भी एक्टिव हो जाती है। केरल के बड़े बड़े उद्योगपति भी एक्टिव हो जाते हैं कि किसी तरह निमिषा प्रिया को बचाया जाए। इधर दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक्टिव हो जाता है। सब तरह निमिषा प्रिया को बचाने की मुहिम शुरू हो जाती है। अब चौथा टर्निंग पॉइंट ये आता है दोस्तों
यमन में भारत का कोई राजदूत नहीं है, क्योंकि वहाँ का लफड़ा बहुत अजीब सा है। आधा यमन पर यहूदियों का कब्जा है और हूती का राज चलता है वहाँ पे, और शरिया कानून चलता है। अब किसी से डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही मोदी सरकार की, तो बिचौलिया के माध्यम से, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, इन लोगों के राजदूत के माध्यम से वहाँ बात हो पा रही है कि इसे किसी तरह बचाया जाए। तो बचाने का दोस्तों एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता, उसको बोलते हैं यमन में ब्लड मनी। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि ब्लड मनी होता क्या है। ब्लड मनी ये होता है कि पीड़ित परिवार, जिसके परिवार में हत्या की गई है, अगर वो तैयार हो जाए कि अपने हत्या के बदले कुछ पैसा लेकर इसको रफा दफा किया जा सकता है, ये शरिया कानून के मुताबिक वहाँ जायज़ है। अब उसके घर वाले के ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाहे जितना पैसा चाहिए आप ले लो, लेकिन फांसी की सज़ा से इसे माफ़ी दे दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पाँचवा पॉइंट ये आ जाता है कि वो लोग तैयार नहीं होते हैं। अब दोस्तों देखिए, भारत सरकार मुँह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है, जितना पैसा चाहिए ब्लड मनी के रूप में दिया जाएगा। और केरल के बड़े बड़े उद्योगपति भी करोड़ों रुपये देने के लिए तैयार हैं कि निम्सा प्रिया को बचाया जाए। केरल सरकार भी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला कौन है? लेने वाला तैयार ही नहीं है। सऊदीया दबाव डाल रहा है कि तुम ब्लड मनी ले लो और निम्सा प्रिया की फांसी को माफ़ कर दो, तुम्हें सऊदी अरब में एक अच्छा सा नौकरी दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसके घर वाले तैयार नहीं हैं। वो बोलते हैं हमारी इज्जत वाली बात है, हमें निम्सा की फांसी चाहिए। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, आज उसे फांसी होती है या नहीं होती है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे किसी तरह निम्सा की जान बच जाए, एक ज़िंदगी बच जाए। और दोस्तों लास्ट में हम यही कहेंगे, बहुत सारे लोग हमारे विदेश जा रहे हैं, हमारे भाई बहन, थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें। सब भारत नहीं है जो आपको माफ़ कर देगा। दोस्तों इस वीडियो पर आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और जैसे भी दोस्तों इस पर हमें कोई नया अपडेट मिलता है, कोई भी न्यूज़ मिलती है, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इंतज़ार करना। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।